हेलो एवरीवन, आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये 54 सेट्स का एनटीए का क्वेश्चन पेपर है हमारा। शिक्षण एवं शोध अभियोक्ता प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट सेकंड, और ये 29 सितंबर 2020 का पेपर सेट है। कंपलसरी पेपर, एनटीए कंपलसरी पेपर फॉर ऑल सब्जेक्ट। पहले ही इन्होंने परसेंटेज दी हुई है। ये डाटा टेबल का क्वेश्चन है तो इनको हम रीड नहीं करेंगे। डाटा टेबल के क्वेश्चन सब हम छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज पर पहुंचकर हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे आज। जिसको वीडियो क्वालिटी सही ना दिख रही हो वो अपनी वीडियो क्वालिटी सही कर लेना, क्योंकि मेरे फ़ोन की वीडियो क्वालिटी सही नहीं आती और इतना टाइम नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम अभी खपाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा? तो इसका आंसर होगा लघुपदीय प्रस्तुतियां जिनमें त्रुटिहीन कार्य एवं प्रबलन की बारंबारिता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षण की निम्नलिखित क्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण की सह-स्थिति और आत्म प्रभावोत्पादकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हम सही आंसर को देख लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये क्या होता है? ये होता है आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान करना। फिर है संकलनात्मक मूल्यांकन, यह है कम से कम तत्कालिक भावी संदर्भ हेतु मूल्यांकन का स्वरूप निर्णयपरक होता है। फिर है मानक संदर्भित परीक्षण, यह है परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी की अनुपस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। फिर है निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, यह परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थियों को प्रवीणता के स्तर के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यह है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है, 1 कहता है आईसीटी आधारित शिक्षण सहायक प्रणाली तकनीक की सहायता से अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने में सहायता करती है, तो ये सही है। और दूसरा है आईसीटी के सहयोग से सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं, तो ये भी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता-पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस परियोजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसका आंसर होगा कार्योत्तर विधि। ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित में से किस स्तर में संज्ञानात्मक अंतर विनियमन की इष्टतम गुंजाइश होती है जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है? इसका आंसर होगा विमर्शी स्तर शिक्षण। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है किसी शोध उपकरण में विश्वसनीयता एक आवश्यक अपेक्षा है लेकिन वैधता के लिए पर्याप्त नहीं है, तो कथन 1 जो है वो सत्य है। और दूसरे को देखते हैं। दूसरा है शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट संप्रत्यों का मापन करता है जिनके मापनार्थ अभिकल्पित होता है तो परीक्षण की वैधता को खतरा होता है। ये खतरा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। परीक्षण की वैधता को खतरा तो नहीं होता बल्कि उसके परीक्षण की वैधता की पुष्टि जरूर हो जाती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित सूची में से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो वैज्ञानिक विधि की पहचान करनी है। इनमें 4 और प्रविधियां सुपरिभाषित होते हैं। फिर है इनमें इंद्रियानुभाविक रूप से सत्यापनीय प्रकल्पनाएं होती हैं, अर्थात जिनके परिणामों को दोहराया जा सकता है। नेक्स्ट है ये प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने में सक्षम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है
शोध आचार संहिता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शोध में न्यूनतम रूप से आहत प्रभावित होते हैं, मतलब कि कौन सा शोध प्रभावित होता है। तो इसका आंसर होगा समस्या निरूपण और चरों की पहचान में, समस्या निरूपण और चरों की पहचान करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधियां शोध में असंभवता पर आधारित होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। इसमें 2 है विमात्मक प्रतिचयन विधि, उसके बाद है निर्णयपरक प्रतिचयन विधि और स्नोबॉल प्रतिचयन विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए संप्रेषण उद्दीपक को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा कोड्स, मतलब कि कूट के नाम से। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता के संप्रेषण क्रियाकलाप किस अनुक्षेत्र में आते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 5। 1 है प्रत्यक्षीकरण, 3 है इंटरपर्सनल स्किल्स और 5 है अंतर्व्यक्तिक संबंध, अंतर्व्यक्तिक कौशल और प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कथन और कारण। कथन है नव मीडिया अधिगम परिवेश के विस्तार के लिए अवसरों का संवर्धन करता है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। ये सही है। और रीजन है इसका अधिगमकर्ता स्वयं अपनी अधिगम प्रक्रिया की अभिकल्पना कर सकता है। तो ये दोनों ही सही हैं और सही एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 संप्रेषण के रैखिक प्रतिमान में घटकों का अनुक्रम है संकेतक, संदेश, माध्यम, शोर, विसंकेतक। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है क्वेश्चन नंबर 20। इसको सही को देखते हैं। ये है अक्षम श्रोता, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अक्षम श्रोता कौन सा होता है। बाध्यकारी, व्यापर्तक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आक्रामक श्रोता अन्य को डराते हैं। निश्चेष्ट आसानी से वक्ता के साथ सहमत होते हैं। और छद्म बौद्धिक श्रोता ये भावनाओं पर बल न देकर विचारों को सुनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये कॉपी पेंसिल के क्वेश्चन नंबर है। एक रेलगाड़ी प्रति घंटा 40 किलोमीटर की गति से चलती है। वह एक सुरंग में प्रवेश करने में 30 सेकंड लगाती है और उसको पूरी तरह पार करने में 30 सेकंड और लगाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डी में होगा 2 सुरंग रेलगाड़ी की तुलना में अधिक लंबी है। ठीक है। फिर होगा 4 रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है और सुरंग की लंबाई 800 मीटर है। तो ये इसका डी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दो व्यक्तियों के उम्र में 10 साल का अंतर है। 15 साल पहले ज्येष्ठ व्यक्ति की उम्र कनिष्ठ से दुगनी थी। तो वर्तमान में ज्येष्ठ व्यक्ति की उम्र क्या होगी। इसका आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं 84 और 96 के सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, परिणाम से सम्मिलित करना है। तो ये है दो संख्याएं 84 और 96 के लिए। HCF क्या है, ये 12 है। LCM है 672, गुणनफल है 8064 और योग है 180। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कथन 1 कथन 2। कथन 1 है एक संख्या 25 द्वारा विभाज्य है यदि इस संख्या के अंतिम दो अंक 00 या 25 से विभाज्य हैं। ठीक है। दूसरा है कथन एक संख्या 16 द्वारा विभाज्य है यदि इस संख्या के अंतिम 4 अंकों द्वारा बनी संख्या 16 से विभाज्य है।
ये दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। वर्ग क्षेत्रफल है भुजा की घात 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। फिर क्या है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 26 है, सभी पुष्प खिलौने हैं, कुछ खिलौने वृक्ष हैं, कुछ तितलियां वृक्ष हैं। इस तरह का भी एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है कंटिन्यू, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। डायग्राम बना के करेंगे तो काफी अच्छे से हो जाएगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड है, कुछ खिलौने पुष्प हैं और केवल 5 कुछ वृक्ष तितलियां हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जहां कहीं धुआं है। इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जहां कहीं धुआं है वहां अग्नि है। श्री वर्मा के कक्ष में धुआं है तो ऑब्वियसली अग्नि भी होगी भाई। श्री वर्मा के कक्ष में अग्नि होनी चाहिए। भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा व्याप्ति, इनविजिबल रिलेशन के। जहां अग्नि है वहां धुआं है, जहां धुआं है वहां अग्नि है, लेकिन उनका जो रिलेशन है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको कहेंगे व्याप्ति। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे पूर्वजों द्वारा पक्ष पोषित पर्यावरणीय मूल्यों का प्रमाण देने के लिए एक अध्येता वेदों से उदाहरण उद्धृत करता है, मतलब कि लेता है। भारतीय तर्कशास्त्र की दृष्टि से उसके द्वारा प्रयुक्त ज्ञान के साधन को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी। नेक्स्ट है, कॉपी पेंसिल का क्वेश्चन है, आप देख लेना। श्रृंखला ए बी डी एच जे एन पी में पी के बाद क्या आएगा? तो ये है, इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू 2 का गैप है, फिर 4 का है, 4 प्लस हुआ, 4 के बाद 2 प्लस हुआ, 2 के बाद 4 प्लस हुआ, 4 के बाद 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, तो उसके बाद फिर से 2 प्लस होगा, तो इसका आंसर होगा टी। ओके, नेक्स्ट है, इफ लाइट, भाई इसका भी कॉपी पेंसिल का क्वेश्चन है ये आपका। तो ये है, लाइट इज रिटन GIHT और फाइट इज रिटन गिफ्ट, देन साइट को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा GISTH। नेक्स्ट है, GUE का तात्पर्य है, फुल फॉर्म भी जरूर आ रही है, तो GUE की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है, तो ऐसा तो नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हार्डवेयर नहीं है। फिर क्या कहता है, एल्गोरिथ्म विधि किसी समस्या के समाधान की चरण दर पद्धति है, तो ये सही है। स्टेटमेंट कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। नेक्स्ट है कथन 1 कथन 2। पहला कथन क्या कह रहा है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंपाइलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, अतः ये सही है। फिर क्या है, टच स्क्रीन मॉनिटर्स आगत निर्गत उपकरण है, तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ये भी सही है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अधिकतर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में भी दे रहे हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पूछ सके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इसको हम सही को देख लेते हैं। इमेज क्या होती है, JPG में ली जाती है, JPEG, वीडियो MPEG, ऑडियो MP3, वर्ड प्रोसेसिंग DOC। फिर है 35 क्वेश्चन नंबर, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये है सर्च इंजन क्या है, www.google.com।
जॉब ओपनिंग्स क्या है, www.naukri.com, ईमेल है www.gmail.com, ई कॉमर्स है www.amazon.com। नेक्स्ट है वर्ष 2014 में जीवाश्म ईंधन के जलने, सीमेंट के निर्माण और गैस के प्रज्वलित होने के कारण वैश्विक CO2 के उत्सर्जन में योगदान करने वाले देशों के घटकों के क्रम की पहचान कीजिए। तो ये है चीन 30%, USA 15%, EU है 28%, EU 28 9%, रूस है 5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसका सोलर सेल्स के निर्माण में सेमी कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी में है सिलिकॉन 1 और टिन ऑक्साइड 2, 3 है कैडमियम सल्फाइड और 4 होगा गैलियम आर्सेनाइड, जैसे कि दिया हुआ है सेम इसी तरह से ये सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 38 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा ओजोन परत का संरक्षण जो है वो सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है सुमेलित करना है फिर से विषाणु, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो सेट था उसमें भी ये है और ये हमारा पेपर सेट 6 चल रहा है तो इसमें भी ये क्वेश्चन आया है। विषाणु क्या है, हेपेटाइटिस है, जीवाणु है जीवाणु से होता है हैजा और प्रोटोजोआ से होता है पेचिस, हेमिथस मतलब कि परजीवी कीट, इससे होता है सिस्टोसेमियंस रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में से किसका कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 सल्फर डाइऑक्साइड और 5 पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है FICCI 2012 ने भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष 3 सबसे बड़ी चुनौतियां विस्तार, न्याय और उत्कृष्टता बताई हैं। तो ये सही है। फिर है कथन 2, यद्यपि सभी मुद्दे अंतर संबंधित है लेकिन न्याय एक बड़ी सीमा तक विस्तार और अभिगमता पर निर्भर है। तो ये भी कथन सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा के विभाग के भीतर विनियामक निकाय हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग UGC, AICTE और DEC। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा के विभाग के भीतर विनियामक निकाय निम्न है। निम्न कौन से UGC, AICTE और DEC। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कहते हैं निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो भारतीय मूल्यों का सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में है संविष्टवाद पर बल। सॉरी क्वेश्चन पेज नहीं चेंज किया था मैंने। संविष्टवाद पर बल, सामाजिक स्थायित्व पर बल, विविधता में एकता पर बल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कथन 1 है कथन 2 है भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने के लिए वैधानिक उत्तरदायित्व UGC का है। बिल्कुल सही है। फिर क्या है दूसरा, NCTE भारत में शिक्षा का एक निकाय होने के नाते UGC के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो ऐसा नहीं है। NCTE एक स्वायत्त संस्था है, यह UGC के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है कुलपति। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय का प्रशासन कार्यकारी अध्यक्ष कुलपति होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं 46 to 50 ये आते हैं पैराग्राफ में से, तो इनको मैं रीड नहीं कर रही हूँ। यहीं पर हमारा ये पेपर सेट खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो होगा वो पेपर सेट 7 आएगा। इसी के साथ जो भी नए हैं हमारे चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने, और अगर आपके काम की वीडियो है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।